Hello, future officers. I hope all of you are doing very well. Welcome to Decoded, a channel that has been created to simplify your learning of CSAT and answer writing for UPSC civil services. Today we are going to discuss the concept of prime and composite numbers. आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में. वो जानने से पहले हमें लर्न करना होगा कि what are factors. We need to learn about the factorization. What is factorization? Factorization is nothing but simplifying a number into smaller factors. Okay. So उससे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं. पहले फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट कैन डिवाइड अ गिवन नंबर कम्प्लीटली. इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी नंबर जो एक गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते वो इसका फैक्टर है. फॉर एग्जांपल जैसे 4 है तो 2 जो है वो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है. ठीक है. 4 खुद भी 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और 1 भी 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है. सो अगर हम किसी भी नंबर को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब जैसे 4 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है 2 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 1. सो उसमें जो नंबर्स हैं जो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2 जो है वो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा. ऐसे ही 4 जो है वो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा. ऐसे ही 1 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा. सो वी कैन से दैट 2, 4 and 1 are factors of 4. Similarly, if we write 6 in simplified form, we can write it as 2 into 3 or 6 into 1. Here जो 2 है वो 6 को completely divide करेगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा. Similarly 3 भी जो है वो 6 को completely divide करेगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा. Similarly अगर 6 लेंगे आप तो 6 भी 6 को completely divide करेगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा और 1 भी ऐसे ही करेगा. अब हम 8 की बात कर लेते हैं. 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 2 या फिर 8 इंटू 1. इनमें से सभी नंबर्स को अगर आप चेक करेंगे तो अगर आप इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी रिमाइंडर 0 ही छोड़ेंगे. आप फर्दर 16 को ले सकते हैं. 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 16 इंटू 1, 8 इंटू 2. सो ये जो नंबर्स हैं 4, 2, 8, 16 और 1, ये 16 के फैक्टर्स हैं. सिमिलरली 8 के फैक्टर्स हैं 2, 4 एंड 8. 6 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 6 और 1. सो हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है वो उसका फैक्टर होता है. ठीक है. चलिए अब ये हमें पता लग गया तो हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं इसके अंदर कि व्हाट आर द prime numbers. What are prime numbers? We'll talk about them. What are prime numbers? Okay. So any number that has itself and 1 as its only factors is called a prime number. ऐसा कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 1 और वो खुद अपना फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं. इसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 छोड़े या फिर 1 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर जो 0 छोड़े, इन दो ही नंबर से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 छोड़े, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 2 से डिवाइड होने पे ही रिमाइंडर 0 छोड़ता है और 1 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 छोड़ता है. इसके अलावा 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता. सिमिलरली 3 भी जो है अपने आप से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 छोड़ता है, 1 और 1 से डिवाइड होने पे भी रिमाइंडर 0 छोड़ता है. तो ये 2 और 3 हैं, ये अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली या फिर 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं उनको हम प्राइम नंबर कह देंगे. ठीक है. जैसे 5 भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि 5 भी अपने आप से डिवाइड हो सकता है पूरा और 1 से डिवाइड हो सकता है. सिमिलरली 7 भी एक प्राइम नंबर है जो अपने आप से डिवाइड हो सकता है और 1 से, इसके अलावा किसी और से नहीं होगा. 11 भी सिर्फ 11 से डिवाइड होगा और 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए. जैसे कि आप ये देख लीजिए, आप ऐसे लिख लें 11 को. ठीक है. 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे 11 आ गया आपका. तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या है 0. इसी तरह की से 13 को ले लीजिए आप. 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, ये 1 से जाएगा, या 13 लिख दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 0 आ जाएगा. रिमाइंडर यहाँ भी क्या है 0. तो वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होने पे या 1 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 छोड़ेगा वो एक प्राइम नंबर है.
ठीक है, सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होगा वो कम्प्लीटली, और किसी से नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से और 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो, वही प्राइम नंबर है जो अपने आप से और 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और किसी और नंबर से नहीं होता। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। तो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, ठीक है, उससे छोटा प्राइम नंबर कोई नहीं है। जो नंबर 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही वो है क्या, वो सॉरी, नंबर 1 प्राइम नहीं है, ठीक है, और ना ही कंपोजिट है वो, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। और आगे देखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। आप सभी जानते हैं कि 2 एक इवन नंबर है। वी ऑल नो दैट 2 इज अ इवन नंबर, सो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। 3 इज द लोएस्ट ऑड प्राइम नंबर इफ, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी है कि अगर x और y दो ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर हैं, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंपोजिट नंबर होगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कंपोजिट नंबर होगा। ओके, अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट इसमें इलस्ट्रेशन में। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन? एक तो वो नंबर खुद और 1 दूसरा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब वो खुद भी फैक्टर है अपना, 1 भी है और उसके अलावा भी और हो। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि 4 का फैक्टर 4 खुद भी है, 1 भी है और 2 भी है, इजंट इट? ऐसे ही 6 है, उसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 या 6 इंटू 1, तो 2 भी उसका फैक्टर है, 3 भी है, 6 भी और 1 भी है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। एनी नंबर x is composite if it has other factors also other than x and 1। अगर x और 1 के अलावा x के कोई और भी फैक्टर्स हैं तो x एक कंपोजिट नंबर होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में 4 को ले लीजिए, इसके फैक्टर्स हैं 2, 4 और 1। सिमिलरली 6 है, उसके फैक्टर्स हैं 2, 3, 6 और 1। 15 ले लीजिए, उसके फैक्टर्स हैं 5, 3, 15 और 1। गेटिंग? सो हम अब एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं इधर साइड में थोड़ा सा, कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, अगर कोई p एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? सिर्फ p और 1, ठीक है। ऐसे ही एक कंपोजिट नंबर है c, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे c के? c इंटू 1 होंगे और कोई x होगा, कोई y होगा, और होंगे, मतलब c और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे उसके, तो वो एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर खुद और वो 1, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 हो गया, इसमें एग्जांपल आप 6 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट प्राइम नंबर्स इन यूपीएससी। दे बेसिकली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। कि जैसे प्रॉपर्टीज हमने खुद यहाँ पढ़ी हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है, और 2 ही सिर्फ एक लौता इवन प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। और अगर 2, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि अगर x और y दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक कंपोजिट नंबर होगा और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एक कंपोजिट नंबर होगा। और एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा आप। तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब नाउ we'll solve some illustration based on prime and composite numbers, okay, and then we will take up the PYQs of UPSC, and on the Telegram channel of Decoded you will be provided the questions for practice relating prime and composite numbers, and their solution would be taken up later in the later videos, okay. So for any topic you need not be worried, okay। आप यहाँ से कंसेप्ट सीखिए, फिर आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को जो हम आपको लाइव करा रहे हैं, फिर आप इसकी PYQ कीजिए और फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी डेफिनेटली क्लियरिंग द CSAT। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ देयर एग्जिस्ट 2 कंपोजिट नंबर्स देन देयर सम इज ऑलवेज कंपोजिट, ओके। ये कह रहा है कि अगर 2 कंपोजिट नंबर हैं हमारे पास
तो क्या उनका सम हमेशा कंपोजिट होगा? अभी देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं हम ज़रा। ये कह रहा है इफ़ देयर आर टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एक दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि 4, 5, 15, 4, 15, 12, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। देयर सम इज़ ऑलवेज कंपोजिट, ऑलवेज कह रहा है ये, तो चेक करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि दो कंपोजिट नंबर हैं, कुछ भी आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे इसको इलस्ट्रेशन को समझने के लिए, कि दो कंपोजिट नंबर x और y हो गए हमारे पास, ठीक है। तो समझ लीजिए मेरे पास x इज इक्वल टू 4 है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 1 है। 2 है इसका फैक्टर, 4 है और 1 है। सिमिलरली एक और कंपोजिट नंबर लेता हूँ मैं y, जिसको मैं मान लेता हूँ 15, ठीक है। y क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या हैं, 15 इंटू 1, 5 इंटू 3, इसके भी 15 हो गए, 1 हो गए, 5 और 3 हो गया, इसके भी 4 फैक्टर हैं। तो ये कह रहा है कि एडिशन द सम ऑफ दीज, ये कह रहा है x प्लस वाई हमेशा एक कंपोजिट नंबर होगा। तो चेक कर लेते हैं कि 4 प्लस 15 हमारा क्या आता है, 19 आ गया। तो 19 के कितने फैक्टर्स हैं, 19 में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 19 के तो सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, एक तो 19 और 1। तो 19 क्या हो गया, 19 तो एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 19 के तो दो ही फैक्टर हैं, 19 खुद और 1। So 19 is a prime number. So this statement is not correct. This statement is wrong, isn't it? So first statement is not right. So one only in this is not a right option. काट दें इसको, ठीक है। There is no natural number which is neither. There is no natural number which is neither prime और कंपोजिट। ये कह रहा है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो प्राइम या कंपोजिट ना हो, हर नंबर प्राइम या कंपोजिट होगा ही। ये भी गलत बात है, क्योंकि जो 1 है हमारे पास, अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 एक प्राइम नंबर भी नहीं है, ना ही वो कंपोजिट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई हमारी, 2 भी गलत है, तो 2 स्टेटमेंट भी गलत है, तो बोथ तो सही नहीं होंगी, तो इसका आंसर है नन। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको फिर से देख लेते हैं, कि जैसे इसने कहा कि आपके पास दो कंपोजिट नंबर हैं x और y, तो ये कह रहा है कि उसका जो समेशन है वो हमेशा कंपोजिट होगा, ठीक है, ये ऐसा कह रहा है। तो हम इसे चेक करते हैं। जैसे कि हमने x को ले लिया 4, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2 इन बोथ वेज। तो इसके फैक्टर्स हो गए 4, 1 एंड 2, ओके। उसके 3 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही y को हमने ले लिया 15, इसके कितने फैक्टर्स हैं, 15 इंटू 1 और 5 इंटू 3, इससे कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3 और 4, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ x प्लस वाई, तो मेरे पास आया 4 प्लस 15 और मेरे को आंसर मिला 19। और 19 आप कोशिश कर लीजिए, 19 के सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे आपको, 19 और 1। तो इसका मतलब है कि 19 के दो ही फैक्टर्स हैं, तो वो एक प्राइम नंबर बन गया। सो ये कह रहा था कि x प्लस वाई इज कंपोजिट, ठीक है, तो विच इज़ रॉन्ग सिंस 19 इज अ प्राइम नंबर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ओके, दिस इज सेइंग इफ देयर इज a number x which is a prime number, okay, prime number है, मतलब उसके दो ही फैक्टर्स हैं, lying between 10 and 50, ठीक है। एक ऐसा प्राइम नंबर x है जो, देखिए प्रॉपर्टीज की बात होगी ना, कि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ रही है। तो एक प्राइम नंबर x है, सॉल्यूशन में देखते हैं हम जरा, x हो गया, तो x के कितने फैक्टर हो गए, x और 1 सिर्फ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और ये लाई करता है x जो है 10 to 50 के बीच में आपका, x lies in between 10 to 50 and remains unchanged when its digits are reversed, okay, then the square of x is, ठीक है। तो now let's try to solve this question। तो 10 है हमारे पास, 10 के बाद आपके पास 11 जो है, ठीक है। तो 11 आप देखेंगे कि जो नंबर 10 के बाद 11 आ रहा है हमारे पास, तो 11 के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 11 और 1, ठीक है।
तो मतलब 11 एक प्राइम नंबर हो गया। तो क्या ये हो सकता है हमारा आंसर? देखते हैं, अभी चेक करते हैं। ये कह रहा है एंड रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर 11 ऐसे लिखा था मेरे पास, तो इसकी मैं डिजिट्स रिवर्स कर दूं तो भी मेरे पास 11 ही आएगा। तो ये हो सकता है। देन द स्क्वायर ऑफ एक्सिस, तो अभी तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा नंबर x ही 11 है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली बात तो ये प्राइम नंबर है, और डिजिट रिवर्स करने पे ये जो है मेरे पास वही सेम नंबर दे रहा है। तो मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मेरे को x स्क्वायर लेना है, तो इट इज़ 11 इंटू 11, दैट इज़ आपका 121. सो योर आंसर इज बी हियर. You're getting that we have reused the property of prime number. Okay. Now let's solve this question. This question says that there are 4 prime numbers a, b, c and d such that a into b into c is 385. Okay. And b into c into d is 1001. Okay. Which amongst the ABC smallest. तो आपको पता ही है कि ये सारे जो A, B, C, D हैं, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब इन सब के दो ही फैक्टर्स हैं, जो कि A के हैं फैक्टर A और 1, B के फैक्टर हैं B और 1, C के फैक्टर हैं C और 1, और D के फैक्टर हैं D और 1। ठीक है। और हमारे पास कंडीशन दी है कि अगर हम A इंटू बी इंटू सी को करते हैं तो हमारे पास आता है 385, और अगर हम करते हैं ये आपका B इंटू सी इंटू डी, तो मेरे पास आता है आपका 1001। तो मैं एक चीज़ को नोटिस कर सकता हूँ कि दोनों में B और C कॉमन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, डिवाइड करने से क्या होगा? अब ये पूछा था मुझसे कि विच अमंग द फॉलोइंग अमंग्स ए बी सी एंड डी स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे छोटा बताना है इसमें से कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये इक्वेशन थी मेरे पास, ये वाली दोबारा से करते हैं। इसको एक बार देखते हैं, रुकिए, इसको आप रिमूव कीजिए एक बार ही ज़रा। ठीक है, आप देखें कि आपके पास दिया है a इंटू बी इंटू सी। यू सी दिस, यू हैव बीन गिवन दिस a इंटू बी इंटू सी is equal to 385, and what next you are given is that b into c into d is equal to 1001. So we can see that amongst both of them b and c is common. Okay, so let's try and divide this by this. So I will write b into c into d divided by 1001 कर देता हूँ मैं। तो मेरा क्या होगा? सॉरी, b and c कॉमन है, ये आप इसको ऐसे करें कि b, वेट अ मिनट, इसमें हाँ आपका b इंटू सी कॉमन है। ठीक है, b इंटू सी, तो b और c कट गया आपका। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले को, तो आपका ये ऐसे कटेगा। ठीक है, आप इसको सॉरी 1001, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ आपका 143 आ गया, यहाँ आपका आ गया 55। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक जरा मुझे एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं हम। इसको हम दोबारा लिख लेते हैं कि हमने अभी डिसाइड कर लिया था कि हम लिखेंगे इसको a इंटू बी इंटू सी अपॉन में b इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाय 1001। ओके, b इंटू सी कट जाएगा, बस a और d बचेगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ 5 और यहाँ आपके पास बचेगा 13। तो यू कैन से दैट a अपॉन d इज इक्वल टू 5 by 13. So we can say that since they are prime numbers, so 5 is also prime and 13 is also prime, we know that. So we can say that a is equal to is my 5 and b is equal to, because this cannot be simplified further, and b is equal to 13. From here we can see this clearly, that because this has only two factors 5, 1 and this has only two factors 13, 1, so they both are prime numbers. So मैं कह सकता हूँ a मेरा 5 है और b मेरा आपका 13 है। तो मेरे पास इन दो की वैल्यू अब आ गई है। ठीक है,
तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की और कोशिश करता हूँ फर्दर. तो आई राइट, नाउ आई वाज गिवन दैट a into b into c is 385. So I have a. So I'll write, sorry, D is 13, not b. D is 13. So I will write it down as 5 into, because I know the value of a, into b into c is equal to 385, isn't it? So I know the value of 5. So from here I can cut it down and write it as 77, isn't it? Now मेरे पास आ गया कि b into c आपका हो गया 7 into 11, isn't it? So either b is 7 or c is 7. I do not know. But I already know one thing, that d is equal to 13 and a is equal to 5. So even if any one of them is 7 or 11, we come to know that a is 5, which is smallest one amongst them. So a is the smallest. Okay, because even if b takes 11 or b takes 7, or if c takes 7 or b take or c takes 11, it doesn't matter. And d we already know is 13, so a is the smallest one, that is 5. So we will go with a. So a is the smallest among them. I hope this is clear to you. Okay. Now we'll look at another illustration. The question says that there is a prime number x, okay, such that x is greater than 2. x एक प्राइम नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़े प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट होंगे हमारे पास सारे, है ना, isn't it? Then consider the following statement. ये सब जो प्रॉपर्टीज हम लर्न करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है. 2 से बड़े प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, सबसे 2 के बाद सबसे बड़ा प्राइम नंबर 3 है, ठीक है. Then consider the following statement. x एक प्राइम नंबर है, मुझे पता है, तो x से कितने फैक्टर हो जाएंगे, x होगा खुद और 1 हो जाएगा, ठीक है. ये कह रहा है कि x कैन बी रिटन एज 4y plus 1 और 4y plus 3 फॉर एनी नंबर y. ओके, तो ये कह रहा है कि y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जिसमें मैं लिख सकता हूँ x को 4y plus 1 और 4y plus 3. देखते हैं, मेरे को पता है पहले से कि x जो है ग्रेटर देन 2 है, तो ये हो सकते हैं 3. x ग्रेटर देन 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि x होगा या तो 3, 5 या फिर 7, 11, 13, इनमें से कोई होगा. अब हमें नहीं पता है कि वो क्या है. तो अब स्मॉलेस्ट y तो 1 होगा अगर वो नेचुरल नंबर है, तो y को 1 मान के देखते हैं. तो 4 into 1 plus 1, ये आपका क्या आ रहा है, ये तो 5 आ रहा है, ठीक है. और अगर आप दूसरा लिखते हैं 4y, तो हो जाएगा 4 into 1 plus 3, ये आपका 7 आ रहा है, ठीक है. तो 5 और 7 तो ऑड हैं डेफिनेटली, बट व्हाट इफ x इज 3. अगर x 3 है मेरे पास, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि ये तो 3 से बड़े हैं 5 और 7. सो x कैन बी रिटन एज 4y plus 1 और 4y plus 3 फॉर एनी नेचुरल नंबर y इज रॉन्ग, बिकॉज x कैन ऑल्सो बी 3 which is less than 5 and 7. So this statement of mine is wrong. Okay, now let's go for another statement. It says that x minus y or into x plus y is always divisible by 4. ठीक है. तो let me take okay, for second part I'll solve it here, okay, because it would take some more space. I am given that x minus y or x plus y is always divisible by
4 ये कह रहे हैं। तो मैं x को 3 लेता हूँ, लेट x इज इक्वल टू 3। तो मेरा हो गया 2 - 1 और ये हो गया 3 + 1, तो ये हो गया मेरा 3 - 1 2, 4। सिमिलरली अगर x को मैंने 5 ले लिया तो मेरे पास आ जाता है 4, 6। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने x को ले लिया 7, क्योंकि नेक्स्ट वही आएगा, तो 7 - 1 इज 6 एंड 7 + 1 इज 8। ओके, सिमिलरली अगर मैं x को ले लेता हूँ 9, क्योंकि नेक्स्ट तो 11 would be prime, 9 would not be prime। तो 11 अगर x को 11 ले लिया और तो 11 - 1 इज 10, और x को अगर 11 ले लिया तो 11 + 1 इज 12। तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जहाँ पे 4 आ रहा है मेरे पास हर एक में। ठीक है, जैसे कि ये 4 यहाँ भी ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ ये 4 कॉमन है 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 कॉमन है 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 से 12 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आई कैन से दैट x - y and x + y is always divisible by 4. This statement of mine is absolutely correct. Okay. आप इस इलस्ट्रेशन को दोबारा भी देख सकते हैं। ये मेरे को ये कहता है कि भाई x - 1 और x + 1 ये जो है ये डिविजिबल बाय 4 हैं। तो येस इट इज़। हाउ? लेट्स से द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x कैन बी 3, सो आई राइट इट डाउन एज 3 - 1 और 3 + 1। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू x की 5 है, तो 5 - 1, 5 + 1। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा हो जाएगा 7 का, तो 7 - 1 इज 6, ठीक है, इंटू 7 + 1 जो कि 8 होगा। फिर नेक्स्ट मेरा इलस्ट्रेशन हो जाएगा आपका 11 होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 - 1 इज 10 एंड 11 + 1 इज 12, और ये आगे चलता जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे आप 2, 4 लिख सकते हो ना, इसे इसको आप लिख सकते हो कि 4, 6 लिख सकते हो आप इसे, 6, 8 लिख सकते हो इसे, और इसे लिख सकते हो 10 × 12 लिख सकते हो इसको। तो यहाँ पे ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, और आगे चलता जा रहा है। तो आई कैन से दैट येस x - 1 x + 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। नाउ इट इज सेइंग दैट x - 1 एंड x + 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ये कह रहा है x - 1 और x + 1 ऊपर वाला ही इज ऑलवेज डिविजिबल by 3 कह रहा है ये। Is it so? No, because here we have taken this illustration already. Here 2 × 4, okay, it is not divisible by 3. It is not divisible. 2 × 4 is 8 and 8 is not divisible by 3. Okay, so this statement is not right. This is divisible by 3, this is divisible by 3, this is divisible by 3, but 8 divided by 3, but 8 is not divisible by 3. 4 × 2 is 8 and 8 is not divisible by 3. So this statement is wrong here. So the question was how many of the above statement is or are correct. So one only one statement is correct. Okay. Now let's talk about one more question related to prime numbers, that let there is a number y, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं a1 × a2 × a3 up to an + 1, ठीक है, वेयर a1 a2 a3 up to an आर प्राइम नंबर्स, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं। a के सिर्फ फैक्टर्स a1 और 1 हैं, a2 के फैक्टर्स सिर्फ a2 और 1 हैं, और a3 के फैक्टर्स सिर्फ a3 और 1 हैं। ओके, सो वी हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। y is always a prime number. Okay, it is saying that because it is saying that y हमेशा एक prime number होगा. Let's check it out. Okay, is y always a prime number? We have to check it. Okay,
सो yes, so now let's see, let's say now smallest prime number is 2, so I write it down as, let's say, 2 into 3. this does not necessarily mean कि हमें n तक ही लिखना है. It is just a way of representing. It might be this also कि यहाँ मैं सिर्फ 2 ही लिख दूँ. So मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, पहले 2 प्राइम नंबर 2 और 3, और मैं इसमें प्लस कर देता हूँ 1. ठीक है, I add 1 to it, so it would be 6 plus 1. ठीक है, 7. ओके, तो इसको थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि आई थिंक द कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस इज हियर, सो लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हियर. सो इट इज़ लाइक, आप इसको थोड़ा इधर सॉल्व करें. लेट्स से आपके पास y है, y इज इक्वल टू दिया था मेरे पास a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an प्लस 1, जिसमें a1 a2 a3 सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो ये मुझे पूछ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि y is always a prime number. Okay, let's check it out. Now let's say y को मैं पहला नंबर लेता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 1. ये मेरे पास आ गया आपका क्या 7, जो कि प्राइम नंबर है. अब y को मैं ले लेता हूँ आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1. तो ये आपका हो गया 5 to 10 30 31. 31 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम, 31 भी प्राइम. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका बनेगा ये 6, 3 2 6 और 7 5 35. तो 35 इंटू 6 क्या आएगा आपके पास? 210, isn't it? तो आपका आ जाएगा 210 प्लस 1 इज इक्वल टू 211. ठीक है, 211 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, isn't it? 211 is also a prime number. So it is clearly visible that it is always giving a prime number. So we can say that y is always a prime number. This statement is completely true, isn't it? क्योंकि ये रिपीट होता ही जा रहा है, ये आता ही जा रहा है. Okay, now let's take another. What is second statement? Y is always a composite number. Y is always a composite number is wrong, because y is always a prime number. Okay, y is always a prime number. We have already seen that. This statement is wrong. Y plus is always a odd number. Y plus 1 is always a odd number. Okay, so this is saying कि y plus 1 हमेशा odd होगा. तो यहाँ हमारे पास y था 7, तो 7 plus 1 मेरे पास 8 आ जा रहा है. ठीक है, y plus 1, तो ये तो 8 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है. ठीक है, क्योंकि इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा मेरे पास. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट भी मेरी रॉन्ग है. y plus 1 इज़ ऑलवेज अ इवन नंबर, ये चेक करना पड़ेगा मुझे. जैसे कि मेरा पहला y था 7, तो प्लस 1 मैंने लिखा इसको, तो ये मेरा आ गया आपका 8, तो ये इवन है. y दूसरा मेरा आया था
31 प्लस 1, ये 32 आ रहा है। इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा, तो ये भी एक इवन नंबर है। दूसरा मेरा y इज इक्वल टू 211 आ रहा था, इसमें मैं 1 ऐड करूँगा तो ये 212 बन जाएगा। उसको डिवाइड करूँगा 2 से तो ये भी रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यस, y प्लस 1 इज ऑलवेज एन इवन नंबर। सो दिस स्टेट्स हाउ मैनी ऑफ द above स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो 2 ओनली, बिकॉज 2 and 3 आर रॉन्ग एंड 1 and 4 आर करेक्ट। ओके, अगर आप इसको और फर्दर एक्सटेंड करके चेक करते जाएंगे ना y को, और नंबर्स डाल के 2, 5, 7 के अलावा फिर आप 11 भी डाल लोगे आगे, फिर आप उसके बाद 13 भी डाल लोगे, तो आपको हमेशा ही प्राइम नंबर ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज प्राइम इंटू प्राइम इज कंपोजिट, और उसमें 1 ऐड करते ही वापस से प्राइम नंबर बन जाएगा वो। ठीक है, चलिए, तो नाउ व्हाट विल डू इज, नाउ विल ट्राई टू सॉल्व सम PYQs which have been asked regarding this. So first of all, take out 2024 civil services prelims CSAT paper set A. okay, set A निकालिए आप इसमें। सेट A निकालने के बाद मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। इस टाइप का क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन in this when we were discussing the question of AB type. Okay, where we can write A into 10 plus B, any number, two-digit number can, where a two-digit number can be written like this. Okay, so now we are here with question number 20, and this says that consider the following statements. Okay, in respect of the sum x plus y plus z, where x comma y comma z are distinct prime numbers less than 10. Okay, so x comma y comma z prime numbers and less than 10. तो less than 10 जो prime numbers होंगे वो होंगे मेरे पास 2, 3, 5 और 7, 4 हो जाएंगे मेरे पास। कितने? 2, 3, 5 और 7, 4। और ये कह रहा है s मेरा है भैया, s इज इक्वल टू मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि मुझे इन नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट गोज लाइक द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि भाई अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ 3 नंबर को तो मेरा यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं लिखता हूँ 2 + 3 + 5, ये मेरे को 10 देता है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं? तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूनिट डिजिट समझते हैं ना आप कि यूनिट डिजिट क्या है? आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर एक नंबर को मैं ए बी की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसको a × 10 लिख सकता हूँ, और b जो है मेरा वो यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे ये जो b है ये यूनिट डिजिट होगा, तो इसको आप 10 मान लीजिए, समझ लीजिए ये 10 है, तो इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगा 0 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ यूनिट डिजिट है 0। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी करेक्ट है। तो जिसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है उसको हटा दो, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर अब मेरे पास 3 ऑप्शन बच गए। नाउ दिस इज सेइंग द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, ये हमें चेक करना पड़ेगा। पर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5, बिकॉज अगर आप 3, 5 और 7 को ऐड कर दें तो 15 आ जाएगा आपके पास। आप अगर 3 + 5 + 7 को ऐड कर दो आप अगर ना, तो आपके पास क्या बन जा रहा है? 3 + 7 = 10 + 5 15 बन जा रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जा रहा है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो जिसमें 3 नहीं है उसको भी काट दीजिए आप। तो अब इन दोनों में से कोई आंसर होगा आपका। ठीक है, दैट द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9। इसको चेक करना पड़ेगा मुझे, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ इसे।
कि यूनिट डिजिट ऑफ एस 9 होगा या नहीं होगा, वी कैन नॉट से दिस क्लियरली, वी नीड टू चेक फॉर इट. ओके, लेट एस इज दिस, तो वी हैव टू चेक फॉर इट वेदर 2 3 5 7 वो दे सकता है कि नहीं. समझ लीजिए एक्स को मैंने 2 ले लिया, वाई को मैंने 5 ले लिया और जेड को जेड को 7 ले लिया, तो आपका बनेगा 2, ये आपका होगा 2 + 7 9 + 5 इज 2 + 7 इज 9 + 5 इज 14. ओके, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है वो. सिमिलरली आप ले लीजिए एक्स को 2, वाई को आप ले लीजिए 3, और ये हम पहले चेक कर चुके हैं तो 10 आ रहा है, ये नहीं बनेगा. ठीक है, और अगर मैं इसको x को मैंने 2 लिया, y को 3 लिया और z को 7 लिया, तो मेरे पास बचा 6 + 7 13, तो ये भी नहीं बन रहा है मेरा, नहीं आ रहा है. और फिर x ले लेते हैं. अब x को 2 भी हो गया x, अब x को 3 ले लो आप, तो y को 5 लोगे, तो ये फिर से क्या बन जाएगा 8 + 15, ये पहले आ चुका, ही भी नहीं होगा. अब s को फिर से आप 3 ले लो, फिर इसको आप z को आप ले लो, वो y को ले लो 2 और इसको 7 ले लो, तो ये 5 + 7 इज 12, ये भी आपका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है. ठीक है, फिर s को आप फर्दर ले लो, आप इसको 3 ले लो, इसको 7 ले लो, ये तो वही समीशन देगा जो ऊपर वाला देगा. ठीक है, अब हम चेंज कर लेते हैं, हम x को 5 ले लेते हैं, 5 ले लो, फिर आप इसको 2 ले सकते हैं और z को 7, ये भी 14 वाला समीशन लेगा. तो हम कह सकते हैं कि अब तो जो और नए सम्स जो आएंगे वो सेम ही सम्स आएंगे जो आ चुके हैं अब तक. तो हमने इन सभी में देख लिया है, वी हैव सीन इन ऑल दीज. नाउ वी कैन से दैट कि जितने भी सम्स हमने चेक किए हैं रिपीटेडली वही सम्स वापस आ रहे हैं, और किसी में भी यूनिट डिजिट 9 नहीं आ रहा है, और यू कैन इजीली से दैट. So we need not check it more further. So we can say that the unit root of s can be 9 is wrong. Okay, because it is not coming. Nowhere it is coming 9. Okay, so I can say that only 1 and 3 are the correct ones. Okay, now let's move on to another question from 2024 paper only. Question number 67. Okay, question number 67. क्वेश्चन 67 निकालिए, उसको पढ़िए ज़रा एक बारी. ट्राई टू रीड इट ऑन योर ओन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, ट्राई टू रीड ऑन योर ओन. क्वेश्चन नंबर 67, कम ऑन, डू इट. यस यू कैन डू इट, इट्स ईजी बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टीज ऑलरेडी. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू एट ऑल. यस, कम ऑन, लेट्स डू इट. ओके, द क्वेश्चन गोज लाइक कि क्वेश्चन को देखते हैं पहले. स्टेटमेंट 1 and 2, द क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 and statement 2. कंसीडर द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हुज सम इज अ प्राइम नंबर. 3 प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम भी प्राइम नंबर है. ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट आर दोज 3 नंबर्स. हमें ये 3 नंबर बताने हैं क्या है. तो हमें 2 स्टेटमेंट दी हैं इनको बताने के लिए कि देयर सम इज़ लेस देन 23. ये कह रहा है कि उनका सम 23 से कम है. ठीक है, एंड अगली स्टेटमेंट में वन ऑफ द नंबर्स इज 5. तो क्वेश्चन पूछना चाहता है क्या, देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन अलोन but cannot be answered by alag. Then the statement can be answered by using either statement alone. The question can be answered by using both the statement but cannot be answered using either of the statement alone. The question cannot be answered. Okay, so अब ये it goes like कि we are given a question, a statement, तो it is asking us कि क्या मैं ये बता सकता हूँ कि
वो तीनों नंबर कौन से हैं, सिर्फ स्टेटमेंट 1 यूज़ करके, या सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज़ करके, या दोनों को साथ में यूज़ करके, या किसी को भी यूज़ नहीं करके, या किसी भी दोनों में से किसी भी एक को यूज़ करके। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं 3 और उनका समेशन जो है एक प्राइम नंबर ही है। और पहला कह रहा है कि जो सम है ना उसका वो आपका 23 से कम है। तो मैं पहले 3 प्राइम नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया आपके 3 लिया मैंने, फिर 5 लिया। 3 + 5 8 आता है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे इसको ऐसे ऐड करना है कि एक प्राइम नंबर आ जाए। तो मैं अगर इसमें 11 ऐड कर देता हूँ तो 8 + 11 = 19, जो एक प्राइम नंबर है अपने आप में, है ना। और स्टेटमेंट 1 के हिसाब से वो 23 से छोटा होना चाहिए, तो ये 23 से छोटा भी है मेरे पास, isn't it? So 3 is prime, 5 is prime, 11 is prime. So 3 + 5 = 8. It is saying that there is 3 distinct prime numbers. ये 3 डिस्टिंक्ट हो गए, 3, 5, 11, whose sum is prime, जिनका सम भी प्राइम होना चाहिए। तो 3 + 5 मैंने ले लिया आपका 8। अब 8 में अगला जो 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है वो 7 होगा। मैं 7 जोड़ता हूँ तो 7 + 8 हो जाएगा मेरा 15, जो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं अगले प्राइम नंबर पे चलता हूँ जो कि है 11। तो 3 + 5 मेरा हो जाता है 8 और उसमें 11 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 19 बचता है। तो मैं अगर मैं 7 लेता तो क्या होता कि 3, 5 8 होता, और मैं 7 लेता तो मेरा 15 आता। और ये प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसके 5 × 15 है और 5 × 3 है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर अगला जो मैंने 11 लिया तो मैं 8 और 11 को ऐड करता हूँ तो मेरा 19 आता है। 19 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है, 19 और 1, और ये 23 से छोटा भी है। तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो क्या मैं स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके बता सकता हूँ कि वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स क्या हैं? हाँ, अगर मेरे पास ये कंडीशन है तो मैं बता सकता हूँ कि वो 3, 5 और 11 ही होंगे। अगर सम उसका 23 सही है तो वो स्टेटमेंट 1 से मैं बता सकता हूँ कि यस, कि यूजिंग स्टेटमेंट 1 यस आई कैन डेफिनेटली फाइंड कि व्हाट आर दोस नंबर्स। ठीक है, वो हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। वन ऑफ द नंबर्स इज 5। ओके, सो वन ऑफ द नंबर इज 5। तो ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि इधर देखिए आप, ये कह रहा है कि एक नंबर 5 है उसमें से, तो मैंने 5 ले लिया एक। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर मैं ले लेता हूँ, चलिए 7 ले लेता हूँ मैं 5 के बाद, और फिर 11 ले लेता हूँ। तो इससे मेरा क्या सम बनता है चेक करना पड़ेगा कि प्राइम बनता है कि नहीं पहले। ठीक है, 7 + 5 आपका 12 हो जाएगा, उसमें 11 ऐड कर दीजिए आप, तो आपका बचेगा 3 और 2 23। हाँ, 23 बन रहा है, और 23 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, अब एक और चेक कर लीजिए। अब मुझे 3 नंबर बताने हैं ना, पर एक ही पता है मुझे, तीनों बता पाऊंगा मैं? इससे देख लेता हूँ कहीं और कोई ऐसा ट्रिपलेट अगर बन गया जिसमें नंबर समेशन प्राइम आ रहा है फिर से, और 5 का यूज़ करके भी, तो वो आंसर नहीं हो पाएगा। तो 5 ले लीजिए, और अगला मेरे पास 11 ले लीजिए, क्योंकि 7 हम ले चुके हैं। 5 और 11 आपका हो जाएगा 16। ठीक है, फाइव और 11 आपका 16 हो गया, और उसके बाद आप इसमें 13 ऐड कर दो, तो 16 + 13 मेरा हो जाएगा 9, और ये 29। तो 29 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 29 और 1 है। तो यहाँ पे तो 2 ट्रिपलेट्स बन गए। तो डिस्टिंक्ट नंबर्स तो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ 5, 7, 11 आ रहा है, यहाँ 5, 11 और 13 आ रहा है, तो 2 पेयर बन गए। तो स्टेटमेंट 1 को 2 को अलोन यूज़ करके मैं नहीं बता सकता हूँ, स्टेटमेंट 1 को अलोन यूज़ करके मैं बता सकता हूँ। तो अब इसमें हम चेक करते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ओके, तो ये पहला ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्टेटमेंट द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन इज रॉन्ग, क्योंकि 2 से मैं नहीं बता सकता। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, नो, 2 से मैं नहीं बता सकता।
तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर, नहीं क्वेश्चन को मैं आंसर कर पा रहा हूँ स्टेटमेंट 1 को यूज़ करते हो तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब नाउ विल what we will do is the another question which was asked regarding the prime numbers was in 2020 question paper set. Okay, so you take over 2020 question paper of UPSC Civil Services CSAT. Okay, so हम निकालते हैं उसको 2020 के पेपर को. Okay, this is 2020 paper. Here the question number is your, let me check the question number. Question number is your question number 9. Okay, no, 29. Question number is 29. Take out question number 29 in set A. Question number 29. Okay, क्वेश्चन नंबर 29 को निकालते हैं और इसको आप रीड कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का अपने आप से. आप डेफिनेटली खुद कर पाएंगे इसको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए इसे. The question goes like two statements S1 and S2 are given below followed by a question. Okay, S1, n is a prime number. Okay, n leaves a remainder of 1 when divided by 4. Okay, if n is a unique natural number between 10 and 20 then n is okay. तो मेरे पास वही है फिर से कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, टुगेदर आर सफिशिएंट एंड स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट. ओके, तो मेरे को दिया हुआ है कि भाई व्हाट आई एम गिवन हियर इज कि n इज अ प्राइम नंबर और n लीव करता है रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 4. स्टेटमेंट 2 दी हुई है और मेरे को नीचे दिया है कि n, if n is a unique natural number between 10 and 20 then what is n? N we have to find. Okay, so according to statement 1 n lies between 10 and 20. So in 10 and 20 अगर हम स्टेटमेंट 1 का यूज़ करते हैं तो मैं कितने प्राइम नंबर लिख सकता हूँ? 11 से स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है. देन आई विल राइट 13. Then my again next prime number would be 17 and after that would be 19. Okay, because 11 के बाद 12 is not a prime number because it has factors like 6 and 2, 12 and 1. Then 13 has only factors 13 and 1. And after 13 if I go for 14, 14 has 7 into 2, 14 into 1, so it has more than 2 factors, it is not prime. 15 is also not prime, 16 is also not prime, 17 is prime and 18 is also not prime because it has factors at 6 into 3, 18 into 1, 9 into 2. But 19 has only 2 factors that are 19 and 1. Getting my point? Okay, so it is saying that if n is a unique natural number between 10 and 20, what is value of n? N is a prime number. So n is not unique here. If statement 1 is used, n is not unique because I am getting 4 values of n. Okay, four values of n. So using statement 1 alone I cannot answer the question. S1 alone is sufficient to answer? No, I cannot say that. Now I'll go what for n leaves a remainder of 1 when divided by 4. Now among these numbers which are given to me from this, that n lies between 10 and 20 and they are prime. Okay, now I have to divide and see which of the following leaves the remainder as 4. Okay, सो अगर मैं डिवाइड करता हूँ और डिविजन में 4 रिमाइंडर ऑफ 1 छोड़ते हैं तो 17 को डिवाइड करता हूँ मैं 4 से तो ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 आपका और रिमाइंडर बचेगा आपका 1. तो ये हो जाएगा 17 एक तो इसमें आपका. दूसरा अगर 11 से देखते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है? 11 से आप डिवाइड कर दीजिए 4 2 ज़ा 8 आपका. यहाँ क्या बचेगा 3. So remainder is 3 which is not taken, so 11 cannot be taken. Let's check for 13 now. तो yeah, 4 3s are 12 and you have 1 as remainder, so this is taken, so 13 can be taken. Okay, so
Now let's check for 19 if possible. 19, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 4 is 16, and remainder is again 3. So 19 is also not taken. So using statement 2, only 2 can be taken, that are 13 and 17, and they are not unique because there are two values 13 and 17. So n is not unique here. So using statement 2 alone, the question cannot be answered. Okay, this also get eliminated. Using statement 2 alone, the cannot be answered because using statement 2 we are getting two values of n, not one value. Okay, now let's see if we can use both the statement together. Okay, if we read both the statement together, then also it cannot be answered, because if we combine this, that logic of prime number, and from here we are taking this logic of that if n is divided by 4, it leaves a remainder of 1. So it is not being able to solve using both these statement also. So we can say that the answer is D, that h1 and h2 together are not sufficient to answer the question. Okay, so these were the two questions which were asked regarding prime numbers in UPSC civil services. More questions are asked, but they are asked combining different concepts. This is purely asked on the prime numbers. Okay, so I hope the concept of prime number is clear to you, and we will continue with other topics. Take care of yourself, study hard, and believe me, if you are watching this video going for this illustration, then solving PYQs, and then solving the questions given on Telegram, you will definitely be able to clear the CSAT. No one can stop you. What you have to do is you have to keep revising them again and again so that the concept gets brushed up in your mind. Okay, similar type of questions would be asked again, similar type. Okay, so thank you very much.